नमस्कार विद्यार्थियों। आरपीएससी शिक्षक सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो क्लासेस हम बना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 की पुस्तकें हमारे सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में समाहित की गई हैं वर्तमान सत्र की। तो वर्तमान सत्र की जो कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसमें माखनलाल चतुर्वेदी का पाठ है 12वां पाठ। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम कवि परिचय, पाठ परिचय और कवि ने जो कैदी और कोकिला नामक कविता अपने संग्रह में या इस पाठ में जो समाहित है, संकलित की है, उसका भावार्थ हम पढ़ेंगे। क्योंकि इस तरह की परीक्षा में, सेकंड ग्रेड की इस परीक्षा में पाठ के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। कोई ऐसे ऊपर से प्रश्न नहीं आएगा। पाठ के अंदर से कंटेंट, जब तक भावार्थ हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक हम उस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। और आप ये मान लीजिए कि 180 नंबर का जो पाठ्यक्रम है, जिसमें व्याकरण और पुस्तकें हैं सारी 9 से 12वीं तक की, ज़्यादातर जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है या करता है वो 180 नंबर में से 180 नंबर तक लाता है और लाए भी हैं ऐसे पुराने विद्यार्थी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप पुस्तकों पर और व्याकरण पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बार बार इनको पढ़ें, क्योंकि इसमें 180 में से 180 नंबर पूरे लाए जा सकते हैं। बहुत बड़ा वेटेज है। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, ये पाठ का नाम है इसमें माखनलाल चतुर्वेदी। तो थोड़ा सा माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में हम जानेंगे कि ये माखनलाल चतुर्वेदी जी कौन है, कैसे हैं। कवि परिचय में देखिए, इनका जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ था। ठीक है, ये 1889 में। हालांकि जन्म से सीधा प्रश्न नहीं आएगा, पर फिर भी हमें याद रहना चाहिए कि ये बावई गांव में, होशंगाबाद जिले में, एमपी में इनका जन्म हुआ था 1889 में। और मात्र 16 वर्ष की आयु में ये शिक्षक बने, है ना। ये प्राइमरी विद्यालय में, कौन से प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में ये टीचर थे। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उससे पहले ही, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के समय लगभग 1913 में ये शिक्षक पद को छोड़ करके पूरी तरह से जो है एक तरह से सक्रिय भूमिका निभाने लगे असहयोग आंदोलन में। अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। तो 1913 लगभग उस समय इनकी उम्र रही होगी 24 साल। 1913 में नौकरी छोड़ दी थी इन्होंने। 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1913 में नौकरी छोड़ करके पूरी तरह से ये असहयोग आंदोलन में प्रवृत्त हो गए थे, गांधी जी वाले आंदोलन में। देखिए, निधन सन 1968 में इनका निधन हुआ था। और बाद में ये, मतलब अध्यापन कार्य को, बाद में का मतलब ये 1913 याद रखेंगे आप। 1913 में अध्यापन कार्य को त्याग करके प्रभा पत्रिका का संपादन करने लगे थे। प्रभा पत्रिका उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। प्रभा पत्रिका के मुख्य संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और उसके बाद यानी 1913 में ही ये प्रभा पत्रिका के संपादन शुरू किया। तब से जो है टीचिंग का कार्य छोड़ करके पूरी तरह से पत्रकारिता में, कवि तो थे ही अच्छे, लेखक भी थे, और पत्रकारिता में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे। इन्होंने प्रभा के अलावा 2 पत्रिकाएं और थी। एक तो थी कर्मवीर और एक थी प्रताप। इनका भी जो है इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, तो प्रभा, कर्मवीर और प्रताप नामक 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। इनको अगर अपन पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि आपको पता है कि हिंदी लेखन का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में इनकी एक पद्य रचना थी हिम तरंगिनी, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और पद्म भूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था 1963 में। ठीक है, 1963 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन 1967 में पद्म भूषण 1963 में इनको मिला और 67 में इन्होंने ये लौटा दिया सरकार को। क्या कर दिया? ये वाला पुरस्कार इन्होंने लौटा दिया। ये पुरस्कार इन्होंने लौटा दिया। क्यों लौटा दिया?
क्योंकि उस समय 1967 में राजभाषा अधिनियम बना था, जिसमें हिंदी के खिलाफ या हिंदी के विरोध में उस राजभाषा अधिनियम को बनाया गया था, क्योंकि उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी जो है 15 सालों के लिए भारत की राजकाज की भाषा स्वीकृत किया गया था। तो इन्होंने सोचा कि हिंदी के खिलाफ ये आंदोलन है और अधिनियम है, इसलिए इस अधिनियम के खिलाफ प्रश्न बन भी सकता है कि उन्होंने पद्म भूषण को क्यों त्यागा। तो हिंदी विरोध में या हिंदी के विरोध में, हिंदी का पक्ष रखने के लिए इन्होंने राजभाषा अधिनियम के विरोध में इस वाले पुरस्कार को लौटा दिया। हिम तरंगिनी पर इनको पुरस्कार मिला था। इनकी एक और रचना है हिम किरीटनी, है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, नाम भी लगभग एक जैसा है, आप याद रखेंगे। पुरस्कार इनको हिम तरंगिनी पर मिला था। तो ये तो है इनका कवि परिचय के रूप में। और दूसरा आपको पता है असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में ही, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। ठीक है, ये हो गई इनके बारे में व्यक्तिगत जीवन या कवि परिचय। अब हम इस पाठ के बारे में देखते हैं कि इस वाले पाठ में क्या है। देखिए, पाठ परिचय हमारे जो सिलेबस में पाठ में इनकी एक कविता है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला। कोकिला कोयल को बोला जाता है। और आपको ये जानकारी होगी कि इनका माखनलाल चतुर्वेदी का एक और नाम है एक भारतीय आत्मा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी के साथ ये लिख लेना एक भारतीय आत्मा। इनका एक अन्य नाम है एक भारतीय आत्मा, भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीयता से संबंधित और प्रकृति और प्रेम से संबंधित जो है काव्य लिखा है। तो एक भारतीय आत्मा इनका नाम है। और हमारे पाठ्यक्रम में इनकी जो कविता है वो है कैदी और कोकिला। ठीक है, एक इनकी और पुष्प की अभिलाषा, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है पुष्प की अभिलाषा, वो भी आप याद रखेंगे। पुष्प की अभिलाषा आपने सुनी होगी वो कविता, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, है ना। और अंत में किस तरह एक पुष्प जो है अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है, वो चाहता है कि मैं कोई ऐसे काम में नहीं आऊं, बल्कि मैं उस पथ पर जो है फेंक देना मुझे माली कि जिस पे से देश के वीर गुजरे, उनके पैरों तले में कुचल जाना चाहता हूं। इस भाव की उन्होंने ये कविता लिखी थी, बहुत ही प्रसिद्ध रही ये कविता। ठीक है, तो कैदी और कोकिला कविता के बारे में हम जानेंगे कि इस पाठ में कैदी और कोकिला कविता का भावार्थ क्या है, हमारे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यानी कि खुद भी आंदोलन के दौरान कई बार इनको जेल जाना पड़ा, तो इन्होंने जेल में वहां के वातावरण या वहां के अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार से ये एक तरह से मुखातिब हुए। और उस दौरान इन्होंने जेल के अंदर ही ये कविता लिखी थी, एक कोयल को जो है लक्ष्य करके, और कोयल से इन्होंने एक तरह से संवाद शैली में ये कविता लिखी थी। कोयल से प्रश्न पूछने लगते हैं कि तुम क्या गा रही हो, क्या संदेश देना चाह रही हो। तो उस समय वो कोयल जो है बड़ी दुखी है। कोयल समझो कि वो जेल से बाहर वाले लोग हैं जिनकी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति एक तरह से संवेदनाएं हैं, उनके साथ उनका सहयोग है, इस तरह की भावना रखती है वो कोयल। प्रेरित मतलब कोयल किसको डिनोट करती है यहाँ पे? कोयल एक तरह से यहाँ पे उन लोगों का जो कि जेल से बाहर हैं वो। और कैदी खुद रह गए ये, क्योंकि खुद कैद में थे। कैदी का मतलब यहाँ पे वो स्वतंत्रता सेनानी जिनको राष्ट्रीयता की भावनाएं होने के कारण अंग्रेज सरकार जो है जेल में डाल देती थी। तो उन स्वाधीनता सेनानियों के प्रति जेल में क्या व्यवहार किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, बहुत यातनाएं उनको दी जाती थी। उन यातनाओं का चित्रण इन्होंने इस कविता में किया है। और जेल के एकाकी उदासी भरे वातावरण में रात्रि में जब कोयल अपने मन का दुख और असंतोष, दोनों ही चीजें, दुखी तो हो ही रही है वो कि सारे स्वतंत्रता सेनानी बड़ी घोर यातनाएं जो है यहाँ पर सहन कर रहे हैं, लेकिन अपनी हुक से
अपनी कूक से वो एक संदेश भी देना चाह रही है कि असंतोष व्यक्त कर रही है अंग्रेज सरकार के खिलाफ, क्योंकि उस समय आपको याद है अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत को जो है अपने चुंगल में फंसा लिया था और किस तरह यहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति कर रहे थे। और काले कानून जैसे यहाँ पर कानून थे कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए वो जेल में भी डाल सकते थे। इस तरह आपने इतिहास में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो वो असंतोष भी व्यक्त कर रही है, स्वाधीनता सेनानियों की मुक्ति की भी वो बात कर रही है, मुक्ति का गीत सुनाती है, यानी कि एक तरह से वो संदेश भी देना चाह रही है कि सारे के सारे राष्ट्रप्रेमी जो है, सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अंदर घोर यातनाएं सहन कर रहे हैं, वो दुखी ना हो और उनकी करुणा में उनके एक तरह से मन को बहला रही है, उनके प्रति करुणा व्यक्त कर रही है कि आप चिंता मत करो, हमारी करुणा आपके साथ है, पर एक बार उठ खड़े हो दोबारा से और इस अंग्रेजी शासन को की जंजीरों को तोड़ दो। इस तरह उनकी मुक्ति का भी उनको गीत सुना रही है। तो लोगों में अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त होने की भावना प्रबल बन जाती है। और क्योंकि कभी भी इस तरह की राष्ट्रीयता के बहुत सारे लेख, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, तो इनका भी उद्देश्य यही रहता था कि हम लोगों में एक तरह से जागरण या चेतना उत्पन्न करें ताकि वो अपने देश के प्रति सम्मान रखें और अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों से जो है भारत को मुक्त कराएं। तो ये कविता भी इसी भाव की कविता है कि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में चित्रण किया गया है। और दूसरा, ये एक तरह का एक संदेश भी देती है उन लोगों को कि हमें इन अंग्रेजों के राज को खत्म करना है। तो ऐसे में कवि कोयल को लक्ष्य करके अपनी भावना जो है यहाँ पर प्रकट करता है। चलिए पढ़ते हैं हम ये कविता की किस प्रकार की ये बहुत ही मार्मिक भावात्मक कविता है। देखिए पहली कुछ पंक्तियां इसकी, कैदी और कोकिला कविता का नाम है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल का मतलब आपको पता ही है, कोयल। बोलो तो क्या लाती हो संदेशा, किसका है कोकिल बोलो तो। बहुत ही सामान्य पंक्ति है, सहज पंक्ति है। इन सहज पंक्तियों के माध्यम से जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, यहां पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। और दो तीन चीजें यहां पे हमें याद रखनी है कि एक तो संदेश देना चाह रही है वो किसका, कि अभी यहां तो कवि केवल पूछ रहा है अंग्रेजों से मुक्ति, यहां केवल उससे कवि प्रश्न कर रहा है कि क्या संदेश लेकर के आई हो, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा माध्यम संचार के नहीं थे। कवि या स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी लोग अपनी भावनाएं बड़ी मुश्किलों से दूसरे लोगों तक कविताओं के माध्यम से, कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचाते थे। तो वो भी एक तरह से यहाँ पर संदेश वाहक के रूप में कवि जो कैदी के रूप में है उनको देख रहा है कि क्या संदेश हमारे लिए तुम लेकर के आई हो, क्योंकि हम तो जेल में बंद हैं, हमें नहीं पता बाहर हमारे यहाँ आने के बाद में वहाँ क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या अभी भी लोग इस तरह की क्रांतिकारी या राष्ट्रीयता के कार्य कर रहे हैं, नहीं कहीं चुप तो नहीं बैठ गए। बताओ जरा क्या संदेश लेकर के आई हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। या रह जाने का मतलब कि वो किस तरह से निराश हो जाती है, किस तरह से वो थक जाती है, किस तरह से वो सोच रही है। एक तरह से यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पे कवि ने लगाया है कि हे कोयल तुम क्या संदेश देना चाहती हो। सीधी सीधी बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। देखिए बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। दो तीन चीजें हम यहाँ पर देखो, ऊंची काली दीवारों के, अब यहाँ पर कवि जो है कैद के अंदर, जेल के अंदर किस तरह की उनके प्रकार दुर्भावनाएं, मतलब व्यवहार हो रहा है उनके साथ, कैसे वो रहते थे, वो चीजें बता रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, आपको पता है जेलों की बहुत ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में जो है वो कैदियों को रखते हैं अंग्रेज लोग। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों का जगह, भाई जेल तो डाकुओं चोरों या बटमार जो होते हैं लुटेरे, उनके लिए, बटमार का मतलब होता है यहाँ पे लुटेरे, है ना। जेल जो है वो लुटेरों चोरों और डाकुओं के लिए स्थान होता है, पर उनके बीच में ही जो है हम क्रांतिकारियों को अंग्रेजों द्वारा रखा जा रहा है।
और जीने भी नहीं देते पेट भर खाना, यानी कि वो उनको पेट भर के खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। भाई अगर बिल्कुल भी खाना ना दे तो मर जाएंगे, ज्यादा भर के पेट भर के देते नहीं है तो कैसी उनकी स्थिति है, थोड़ा बहुत खाना देते हैं ताकि उनकी सांसें चलती रहें, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि उन क्रांतिकारियों की राष्ट्रीयता की भावना को कुचलना, उनमें वो डर पैदा करना ताकि वो अपनी राष्ट्रीयता की भावनाओं को छोड़ दें। तो इसलिए उनको बहुत कम खाना देते हैं वो, ताकि वो मर भी ना जाए। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। आपको पता ही है कि अंग्रेज जो है पहरेदार वहां पर एकदम कड़ाई से पहरा देते थे जेलों के अंदर। केवल वो चीज बताइए यहाँ पे, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। यह शासन है, ये किसके लिए आया है, ये अंग्रेजी शासन के लिए आया है कि भाई ये शासन ऐसे थोड़ी होता है। शासन कौन सा, अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी सरकार के लिए आया है कि ये शासन है या तम का प्रभाव यानी अंधकार। कहने का मतलब यह है, यहां तम का मतलब होता है अंधकार। तो यह अंधकार किस चीज का है, यह अंधकार है दमन और शोषण का। यह दमन और शोषण जो है किया जा रहा है इन जेलों के अंदर, तो ये कोई शासन है क्या, यानी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत किस प्रकार क्रांतिकारियों की स्थिति हो रही है। हिमकर भी निराश, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर किसको कहते हैं, चंद्रमा को। देखिए चंद्रमा एक तरह से बहुत ही शीतलता का प्रतीक है, ठंडक का प्रतीक है, अच्छे एक तरह से शुभ समाचार का प्रतीक है। लेकिन यहां भी हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर भी जो है यानी सुबह हो गई है और ये रात भी, हिमकर भी निराश कर चला रात भी काली, यानी चंद्रमा जब छुप जाता है, अमावस की रात होती है तो चंद्रमा भी चला जाता है और रात काली हो जाती है। एक तरह से यहां पर सारी उम्मीदें इनकी एक तरह से बेउम्मीद हो गई है ना। कहने का मतलब यहां पे निराशा, निराशा, निराशा का माहौल, निराशा का वातावरण, इसकी बात की क्योंकि उस समय भारत के अंदर निराशा का वातावरण चारों तरफ छाया हुआ था अंग्रेजी शासन में। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, यहां पर ये कोयल को कटाक्ष करके, कोयल को केंद्र बना करके कवि कह रहे हैं कि तुम इस समय रात में तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों जगी हो, ये जब सारा संसार तो सोया हुआ है और तुम इस समय जग रही हो, क्यों जग रही हो। इस तरह यहां पर कवि ने ये भाव व्यक्त किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति में। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। देखिए बहुत ही यहां भी बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। कवि जो है इसमें कोयल के माध्यम से, कोकिल के माध्यम से अपनी बातों को सामने रख रहा है, एक तरह से प्रश्न उठा रहा है कि क्यों हुक पड़ी। यहां हुक का मतलब है कि दर्द, हुक का मतलब है कि तेरे को क्या पीड़ा, दर्द या पीड़ा, क्या पीड़ा और क्या दर्द हो रहा है तुम्हें। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, यहां पर वेदना यानी कि उन क्रांतिकारियों के, उन स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रही यातनाओं को देख करके उस कोयल के मन में बहुत ही वेदना पैदा हो रही है, वो बहुत ही दर्द पीड़ा पैदा हो रही है। इस तरह वो जब हूक रही है, यानी कोयल वैसे तो मधुर स्वर में गाती है, पर यहाँ पर उसका स्वर जो है मधुर ना होकर के कैसा हो रहा है, दर्दनाक हो रहा है, पीड़ादायक हो रहा है। कभी प्रश्न करना चाह रहा है, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, भाई तुम रो क्यों रही हो, क्या लूट लिया है, यानी कि क्या ऐसा क्या हो गया है, क्या छीन लिया है हमसे। तो यहां सीधा सीधा हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया है, एक तरह से हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया है। क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, यहां पर कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली सी कहा गया है, क्योंकि मृदुल वैभव यानी कि एक तो कोयल खुद मीठा बोलती है, दूसरा यहां पर कोयल क्योंकि एक संदेश देना चाह रही है उन क्रांतिकारियों को कि तुम भारत की उस मृदुल परंपरा को जीवित रखें, तो उसको मृदुल वैभव की रखवाली कहा गया है। यहां पर मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी। बोले आधी रात को कौन चीखता है, क्या तुम पागल हो गई हो क्या, जो इतनी आधी रात में तुम चिल्ला रही हो, रो रही हो, हुक लगा रही हो। कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वाला है
है दिखी कोकिल बोलो। तो यहां पर जो दावानल की जो बात की जा रही है, या दावानल की ज्वाला है। दावानल क्या होता है? दावानल तो होता है जंगल की आग। दावानल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जंगल की आग। लेकिन यहां पर जंगल की आग किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, यानी कि यहां पर सीधा अर्थ जंगल की आग नहीं है। यहां दावानल की ज्वालाओं का जो वास्तविक अर्थ है, जो प्रतीकात्मक जो अर्थ है, वो ये है कि क्रांतिकारियों पर होने वाली एक तरह से यातनाएं, क्रांतिकारियों पर होने वाली यातनाएं और क्योंकि जेल के अंदर तो क्रांतिकारियों पर यातनाएं हो रही हैं, उन पर दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन जेल के बाहर भी सरकार की जो है एक तरह से दमनकारी जो नीति चल रही है, क्रांतिकारियों पर होने वाली यातनाएं और दमनकारी नीति। इधर दमनकारी क्योंकि बाहर जो क्रांतिकारी हैं उन पर भी अंग्रेज सरकार इस तरह घात लगाए बैठी है कि उन क्रांतिकारियों को भी जो है अपना काम नहीं करने दे रही है। तो यहां पर कवि कोयल से पूछ रहा है कि क्या देख लिया तुमने जंगल में, जैसे आग लग गई है, जो तुम जैसे जंगल में आग लगती है सारे पक्षी चीख पड़ते हैं, दर्द से रो पड़ते हैं। तो कोयल को भी शायद अंग्रेजों का वो दमन चक्र बाहर भी दिख रहा है कि किस तरह वो क्रांतिकारियों को दबा करके हमारे देश की स्वतंत्रता को एक तरह से हमेशा के लिए दबाना चाहते हैं। तो कवि ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में यहां पर अपनी बात को रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। देखिए, इस पे हम थोड़ा सा ये वाला पेन लेते हैं। देखो, यहां बहुत ही प्रतीकात्मक शब्दों में अपने भाव को कवि व्यक्त करना चाह रहा है। तो मैं पहले उनको अंडरलाइन करूंगा, गोले लगाऊंगा उनमें। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यहां देखिए ये जंजीरों का गहना एक प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में व्यक्त किया गया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब देखिए यहां पर, क्योंकि आपको पता है क्रांतिकारी जो जेल में रहते हैं वो हथकड़ियों में, जंजीरों में जो है बंधे हुए रहते हैं। यहां पर कवि जो है अपने भाव को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो भाई, हमें इन हथकड़ियों में, इन जंजीरों में देख करके तुम परेशान हो रही हो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, तुम जिन्हें हथकड़ियां समझ रही हो कोकिल, वो हथकड़ी नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, ब्रिटिश राज का गहना। अब देखिए गहना क्या करता है, गहना सुंदरता को बढ़ाता है। जिस तरह एक महिला के लिए आभूषण या गहने उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, यहां पर क्रांतिकारियों के लिए वो हथकड़ियां ना होकर के क्या है, वो गहना है, जंजीर रूपी गहना है। इसलिए ये बहुत ही प्रतीकात्मक शब्द है, यानी क्रांतिकारियों के लिए अच्छी बात है, मतलब एक तरह से गहन, क्रांतिकारियों के लिए हथकड़ियां गहनों की तरह आभूषण का कार्य करती हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां पर ब्रिटिश राज द्वारा प्रदान किए हुए गहने हैं ये। तुम क्यों रो रही हो, देख नहीं रही हो, क्या हो गया ऐसा, क्यों बावली हो गई हो, तुम देख नहीं रही हो कि ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज द्वारा हमारे लिए दी गई क्या है, एक तरह से गहने हैं, जिनसे हम क्रांतिकारियों की शोभा बढ़ रही है। कोलू का चर्रक चू
जीवन की तान। अब देखिए जेल के अंदर क्या होता है, जेल के अंदर बहुत सारे कार्य जो है अपराधियों या जो कैदी होते हैं उनसे करवाए जाते हैं। तो कोलू उनसे चलवाया जाता है तो वो चर्रक चू की आवाज करता है। ठीक है, कोलू का चर्रक चू, वो कह रहे हैं ये कोलू का चर्रक चू नहीं है, ये तो हमारे जीवन की तान है, क्योंकि हम लोग कभी इस काम को करते समय घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं। इस काम को भी हम बड़े संगीत की तरह समझ करके करते हैं। तो ये कोलू का चर्रक चू नहीं है, ये हमारे जीवन का एक संगीत है, हमारे लिए एक तान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, देखिए, और क्योंकि उनसे पत्थर तोड़वाए जाते हैं, छोटी छोटी गिट्टियां बनवाई जाती हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये कोई हमारे लिए कोई मेहनत का काम नहीं है, ये हमारे लिए कष्ट का काम नहीं है। कभी कह रहे ये तो इन गिट्टियों पर हमारी उंगलियों से हम, ऐसा लगता है हम गाना लिख रहे हैं क्या, हमारी बातें लिख रहे हैं क्या। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, देखिए पेट पर जुआ, जैसे बैल खींचते हैं ज्यादातर, तो कुएं में से जब पानी निकालते हैं तो वो मोट लगा करके उसको खींचते हैं। तो हूं मोट खींचता लगा, पेट पर जुआ लगा करके, बैल जुआ लगाते हैं और मोट खींचते हैं जिसमें पानी भरा रहता है। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। इंपोर्टेंट बात है ब्रिटिश, क्योंकि अगर मान लो ब्रिटिश उनसे काम कराते हैं, वो लोग बिल्कुल उसी जोश के साथ में जो क्रांतिकारियों के अंदर, जो राष्ट्रवादियों के अंदर जो जोश रहता है वो उनके अंदर भी रहता है। उस जोश को बनाए रखते हुए वो एक तरह से जब कुआं खाली करते हैं तो वो कुआं पानी खींचना नहीं है हमारे लिए, वो हमारे लिए उस ब्रिटिश राज के अकड़ को एक तरह से हम खाली कर रहे हैं। यानी कि ब्रिटिश हमारी इन क्रांतिकारी भावनाओं को देख करके अपनी अकड़ भूल जाते हैं, यानी कि अपना जो डंका पीटते हैं ना, उनको घबराहट होने लग जाती है कि ये क्रांतिकारी इतना दमन सहने के बावजूद भी बिल्कुल मतलब एक तरह से झुकते ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी ये काम कर रहे हैं हमारे लिए बहुत सामान्य काम है और हम इनसे घबराते नहीं हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। देखिए कवि इससे प्रश्न कर रहा है कोयल से कि तुम दिन में तो हम ये सारे काम करते हैं और रात में आकर के यहां जब अकेले बैठे रहते हैं, दिन में तो तुम कुछ नहीं करती हो, केवल रात में। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि दिन में तुम्हें ये करुणा के गीत, हुक जो है, जो वेदना वाली जो हुक निकल रही है ना, ये दिन में नहीं निकलती है, ये रात में गजब ढा रही हो, तुम रात में ही ये कर रही हो, रात में ही ये गा रही हो, ताकि हम इस कार्य को करते हुए जो दिन में ये काम जो करते हैं ना, ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करना है ना, चर्रक चू गिट्टियों पर उंगलियों, ताकि उस समय अगर ये करुणा के गीत सुना देती तो शायद हम में भी करुणा आ जाए और कमजोरी आ जाए। इसलिए तुम ये काम दिन में ना करके रात में गजब उठा रही हो, रात में अपनी जो है वेदना व्यक्त कर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो। तो भाई सारी दुनिया सो रही है, चारों तरफ शांति का वातावरण बना हुआ है, तुम क्यों इस शांत वातावरण में रो के दिखा रही हो, क्यों रो रही हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। अब देखिए मधुर विद्रोह के बीज, विद्रोह कभी मधुर होता है क्या, लेकिन यहां पर क्योंकि क्रांतिकारियों की दृष्टि से, भारतवासियों की दृष्टि से, स्वतंत्रता सेनानियों की दृष्टि से अगर हम उस विद्रोह को यहां कोयल गीत सुना करके, संगीत सुना करके एक तरह से उनको संदेश दे रही है कि कभी भी जो है कमजोर नहीं होना है, उनको असंतोष व्यक्त कर रही है अपना कि स्वतंत्रता लेनी है हमें इन अंग्रेजों से, अंग्रेजी शासन को हमें खत्म करना है। तो इस तरह कोयल मधुर आवाज में गा भी रही है, क्रांतिकारियों के व्यवहार पर दुखी भी हो रही है और अपना असंतोष भी व्यक्त कर रही है। इसका मतलब वो मधुर रूप में, बिल्कुल सही अंदाज में अपना चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज, यानी अपना संदेश देकर के विद्रोह के वो बीज हम क्रांतिकारियों में बो रही है। इस तरह का भाव है यहां पर इसका। ठीक है, चलिए अगली पंक्ति ये देखिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की व्याली। ये व्याली है, व्याली होती है सर्पणी, व्याली कहते हैं सर्पणी को। तिस पर है गाली ए आली,
इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। ये भी बहुत अच्छी पंक्तियों में बहुत अच्छे भाव अपने यहां पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने व्यक्त किए हैं। देखिए, काली तू, रजनी भी काली, रजनी होती है रात, शासन की करनी भी काली। यहां शासन की करनी का मतलब या अंग्रेज सरकार के कार्य, अंग्रेज सरकार के कैसे कार्य, दमनकारी, अंग्रेज सरकार के दमनकारी कार्यों की बात कर रहा है कि वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। यह काली लहर और कल्पना भी काली। अब देखिए, इन सारी चीजों को देख करके एक लहर, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का दमन चक्र इतना बढ़ गया कि लोगों की काली लहर, लहर का मतलब चारों तरफ एक निराशावादी लहर, निराशावादी, यहां काली का मतलब है निराशा की लहर, या निराशा की लहर, या काली लहर का मतलब है निराशा की लहर छा गई है। और कल्पना काली, अब जब निराशा छा जाती है तो वो लोग जो है अच्छी कल्पनाएं भी नहीं कर पाते, उनकी कल्पनाएं भी कैसी हो जाती हैं, बिल्कुल निराशाजनक हो जाती हैं। यानी कि एक तरह से जो आजादी की जो क्रांतिकारी बात करते हैं वो भी इस तरह की अंग्रेज सरकार की दमन नीतियों के कारण पस्त हो जाते हैं कभी कभार। तो उनकी कल्पनाएं, उनकी सोच कौन सी, स्वतंत्र करने की, उनकी जो सोच है भारत को स्वतंत्रता दिलाने की सोच, यानी भारत को स्वतंत्रता दिलाने की कल्पना, या सोच का मतलब है भारत को स्वतंत्रता दिलाने की कल्पना भी जो है एक तरह से निराश हो जाते हैं वो इस रूप में भी। और बोले मेरी काल कोठरी भी काली है, जेल भी काली होती है। टोपी काली, कमली काली, क्योंकि काली टोपी भी पहन रखी है कवि ने। कमली यानी कंबल भी जो ओढ़ने के लिए जो देते हैं वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला, जिसमें वो बंधा हुआ है कवि, जो सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी बंधे रहते हैं ना जेल के अंदर जंजीरों में, वो लौह श्रृंखला भी काले रंग की है। पहरे की हूं कृति की व्याली, यहां पहरे की मतलब पहरेदारों की जो हुंकार है वो भी, पहरे की हूं कृति की व्याली, पहरेदारों की जो हुंकार है वो कैसी है, सर्पणी जैसी काली, जो नागिन होती है सर्पणी होती है उसकी तरह वो हुंकारते हैं। यानी कि इस तरह का दमन दिखाते हैं कि जेल में जंजीरों में बंद होने के बावजूद भी वो एक तरह से बहुत अत्याचार करते हैं। इस पर है गाली एयाली, और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और बहुत गालियां भी बकते हैं। कहने का मतलब है यहां काली शब्द को बहुत बार बार प्रयोग करने का मतलब यह है कि यहां इस पूरे पद में एक निराशा छा गई थी। उस निराशा को कवि ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि किस प्रकार से जब अंग्रेजी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को एक तरह से दबा दिया था, क्रांतिकारी गतिविधियों को भी दबा दिया था, स्वतंत्रता सेनानियों की सारी गतिविधियों को दबा दिया था, तो भारत के अंदर चारों तरफ एक निराशा की लहर दौड़ गई थी। उसकी ये बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पहरे की हूं कृति का मतलब पहरेदारों की है ना, ये लिख लेना। पहरेदारों की हूं कृति यानी हुंकार, पहरेदारों की हुंकार कैसी है, व्याली यानी सर्पणी जैसी। पहरेदारों की हुंकार भी सर्पणी यानी काली नागिन लिख लो इसको आप, और इजी रहेगा। काली नागिन की फुफकार की तरह। घातक, ठीक है, ये इसके लिए है ना, ये जो लाइन है ये इसके लिए है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अब देखिए, काले संकट के सागर यानी कि काले संकट, चारों तरफ से जो निराशा का वातावरण है, चारों तरफ से अंग्रेजों की जो दमन चक्र की नीति है, उसको क्या कहा है यहां पर, काले संकट सागर की बात की है। उतना होने के बावजूद भी मरने की मदमाती, यहां पर उन क्रांतिकारियों की भावनाओं को व्यक्त किया गया है कि चाहे अंग्रेजी सरकार कितना ही दमन कर ले,
पर हम हमारी गतिविधियों को, हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के हमारे कार्य को जो है छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब इतने निराशाजनक वातावरण में भी, यहां लिख देता हूं मैं, निराशाजनक वातावरण में भी मदमाती यानी बिल्कुल मरने को उद्यत हो रही है, एकदम तैयार, मरने को तैयार, यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो होते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। देखिए चमकीले गीत, बहुत ही प्रतीकात्मक शैली में। यह गीत कोई चमकीले होते हैं क्या भाई? प्रेरणादायी हो सकते हैं, लेकिन गीत चमकते कैसे हैं? तो यह चमकीले गीतों का मतलब यह है कि इतने निराशावादी वातावरण में भी कोयल अपने एक तरह से वो प्रेरणा भर रही है कि वो लोग स्वतंत्रता के लिए जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को न छोड़े। इस तरह की बात यहां पर की जा रही है। चमकीले गीतों का मतलब होता है कि कोयल के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा देने वाले गीत, यह प्रतीकात्मक अर्थ है। तो यह प्रेरणा देने वाले गीत, चमकीले गीत। तो बोले क्यों अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, बोले क्यों रात में आकर के अपना ये संदेश जो है, प्रेरणा वाला संदेश जो है तुम दे रही हो, कोकिल बोलो तो। ठीक है, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है। देखो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह। ये मरना है, मरना है ना, इसको मरना कर लेना, ये पूरा मरना शब्द है। मरना भी है मुझे गुनाह, सॉरी रोना है ये, है ना, मरना नहीं है, ये है रोना।